वेलकम बैक एवरीवन टू केमिस्ट्री क्लासेस। सो कंटिन्यूइंग विद द इको सीरीज जहां पर हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस कर रहे थे। वी आर नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। जैसे सपोजिटली अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी माइनस सीवी, तो मोस्ट ऑफ अस हम क्या सोचेंगे कि इसकी जो आंसर है वो है आर। ठीक है, वो भी शायद हम इंस्टेंटली इसको आंसर आर बोल देंगे। बट जो वैल्यूज की आर है ये हर गैस के लिए नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, दिस इज ओनली फॉर फ्यू गैसेस। आइडियल गैस के लिए ये वैलिड है, बट सभी गैसेस के लिए ये वैलिड नहीं है। तो अगर आपसे सीपी माइनस सीवी की वैल्यू पूछता है तो आपको वो जनरलाइज्ड बताना। पर अगर आपको आर की वैल्यू पता है तो अगर आप आर बोल रहे हैं तो आप ये भी बोलेंगे सर ये आइडियल गैस के लिए वैलिड। ठीक है, सभी गैस के लिए वैलिड नहीं है। और हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है कि सीपी जो है विच इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एनी पर्टिकुलर गैस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सीवी। ठीक है, ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि सीपी जो है वो सीवी से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर सीपी माइनस सीवी करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो जीरो से तो ज्यादा ही आएगी। जैसे आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो सीपी माइनस सीवी जो है वो जीरो से ज्यादा है और अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या एमएससी के भी स्टूडेंट हैं तो ये डेरिवेशन जनरली आता है और इस डेरिवेशन के दौरान कुछ कंसेप्ट्स भी आएंगे जो कि शायद अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे। जैसे हमें क्या करना है, सीपी माइनस सीवी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सीपी को हम अपने फॉर्म में लिखते हैं एंथैल्पी के फॉर्म में, डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी को लिखते हैं इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एंथैल्पी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, तो क्या आएगा U प्लस पीवी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अभी तक तो इट इज गोइंग वेरी सिंपल। अब हम U और पीवी को सेपरेट आउट कर देते हैं, तो व्हाट वी विल गेट इज del u by del t at constant pressure, okay, plus pressure constant है तो P बाहर, del v by del t at constant pressure minus del u by del t at constant volume। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास del u by del t at constant volume पता है हमें क्या है चीज, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। del v by del t at constant pressure को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सभी कंप्यूटेबल फॉर्म पैरामीटर्स है। वॉल्यूम इज अ कंप्यूटेबल पैरामीटर एंड टेम्परेचर इज आल्सो अ कंप्यूटेबल पैरामीटर। बट द मेन प्रॉब्लम और द मेन ट्रबल इज विद del u by del t एट कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रॉब्लम करता है भाई साहब। हमने तो पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम की, और यहाँ पर तो ये टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी आ गया। अब इसे कैसे कैलकुलेट करें? तो घबराने की बात नहीं है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चाहे इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हो या ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इसको मैथमेटिकली डिराइव करना और वो हम कर देंगे। बिफोर गोइंग टू दैट, अगर हम सपोजिटली आइडियल गैस के लिए ही इसको डिराइव कर रहे होते हैं तो आइडियल गैस के लिए तो हमको पता है कि फंक्शन जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन केवल टेम्परेचर का है, अगर तो वो क्लोज कंटेनर में। ठीक है, तो वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। फॉर एन आइडियल गैस यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, हेंस changing either pressure or volume will have no impact. Hence, del u by del t at constant pressure will be equal to del u by del t at constant volume for an ideal gas. तो ये कट जाएगा और आपको P del v by del t at constant pressure ही कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा NR। ठीक है, अभी हम उसको साइड में रखकर जनरल गैसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अब भाई साहब हमें तो पता, अब इसे कैलकुलेट कैसे करें? हमें जो चीज पता है पहले हम बोल देते हैं। हमें पता है कि U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और जब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, del u is du is equal to del u by del v at constant temperature dV. Okay, yes, that is very clear. Plus del u by del t at constant volume dt. This is all we know. ठीक है, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमको करना है del t at constant pressure। तो वही कीजिए, सभी को del t से डिवाइड कीजिए और प्रेशर कांस्टेंट करके। तो क्या आएगा? ये आएगा del u by del t at constant pressure is equal to del u by del v
एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर डेल टी तो कर दिया, तो आएगा डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ठीक है, अब आते हैं आइडल गैस के लिए। ठीक है, 2 मिनट्स। अब आते हैं हम आइडल गैस के लिए। ठीक है, आइडल गैस के लिए हमने क्या किया? आइडल गैस के लिए हमें पता है डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0। बाय कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट क्या लगाना है? हमें पता है कि डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमें इंटरेक्शन बताता है, और अगर वो इंटरेक्शन बता रहा है तो आइडल गैस की तो 0 है, क्योंकि देयर इज नो इंटरेक्शन फॉर एन आइडल गैस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ एन आइडल गैस। हेंस दिस टर्म कम्स आउट टू बी 0, और उसके लिए क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो अभी हमने बात भी करी। कंसेप्चुअली भी ये चीज सही है, और हम मैथमेटिकली भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि आइडल गैस के लिए टर्म 0 है। ठीक है, अब हम आइडल गैस को वापस भूल जाते हैं, बार बार आइडल गैस पे आ रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। भूल जाते हैं, अब इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस करेंगे तो सबसे पहले टर्म क्या कटेगी? सी, तो ये कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, बाकी कट गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर पहुंचे, एक टर्म कॉमन ले लेते हैं पहले सिंप्लीफाई करने के लिए, प्लस पी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, देखिए ये सिंप्लीफाइड फंक्शन है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है हमेशा इस डेरिवेशन में, इसको हमने इजीली रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक फर्दर टर्म्स आई है, देखिए वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं, टेम्परेचर भी हम, चेंज इन टेम्परेचर भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। बट ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है डेल यू बाई डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आती है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से आती है, और इसको डिराइव करने के लिए वी वुड नीड द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, और मैक्सवेल इक्वेशंस हम सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के दौरान स्टडी करेंगे। तो बेटर ये है कि हम इसे अभी रिप्लेस करेंगे बाय द इक्वेशन इटसेल्फ विदाउट प्रूविंग इट, बाय बिकॉज फॉर दैट वी वुड नीड अ नॉलेज ऑफ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसको केवल रिप्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, जो कि हमें क्या बोलती है, जो कि कहती है कि डेल यू बाई डेल वी, कैसे याद भी कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए कि डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमें पता है कि ये जो टर्म है ये प्रेशर की यूनिट्स का है। ठीक है, इंटरनल प्रेशर बोलते हैं इसे, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर बताता है, ये हमको इंटरेक्शन बताता है, बस इसका यूनिट प्रेशर है इसलिए इंटरनल प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर तो यहाँ पर आएगा, और क्या आएगा, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आएगी तो उसकी यूनिट भी प्रेशर के फॉर्म की होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे ही हो सकता है, डेल पी बाई डेल टी विद कांस्टेंट वॉल्यूम और टी, तो टी से टी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रेशर की यूनिट बचेगी और यहाँ पर भी प्रेशर की यूनिट बचेगी। तो ये हमारा तरीका है इसको याद करने का। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करूंगा तो प्रेशर और प्रेशर तो कट जाएगा, और इसको रिप्लेस करूंगा तो बचेगा टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो प्रेशर कट गया, और अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिल रहा है टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज Cp माइनस Cv, और यही है हमारा डेरिवेशन। ठीक है, यही हमको रिक्वायर था कि किसी भी गैस के लिए Cp माइनस Cv जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है इसको कि देखिए मैं कैसे याद करता हूँ, ये तो टेम्परेचर है, तो दो टर्म्स में टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, डेल पी डेल टी टेम्परेचर भी डिनोमिनेटर में। अब बचा प्रेशर और वॉल्यूम, एक बार प्रेशर को न्यूमरेटर में लेके आइए और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए, एक बार वॉल्यूम को न्यूमरेटर में लेके आइए और प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं आइडियल गैस के लिए कि आइडियल गैस के लिए क्या है। आइडियल गैस के लिए हमको पता है कि पीवी जो है वो होता है एनआरटी। तो अगर आप डेल पी बाई डेल टी एट वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तभी हो जाएगा एनआर बाई वी। और अगर हम निकालें डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए,
तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एनआर बाई पी। ठीक है, और अब रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, पी इंटू एन आर बाई बी इंटू एन आर बाई पी। और अगर पीवी बाई डी को रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा एनआर, तो एक एनआर तो नीचे कट जाएगा क्योंकि टीवी बाई डी को हम एनआर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एक एनआर यहाँ कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू एनआर। अब इसकी सिग्निफिकेंस भी है, देखिए क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। जनरली हम क्या भूल करते हैं, व्हाट वी फॉरगेट इज सीपी माइनस सीबी जो है वो आर नहीं है, वो एनआर। ठीक है, अगर आपको सीपी 2 मोल्स के लिए गिवन है तो आपको यहाँ पर 2 लिखना ही है। यहाँ ये 2 मोल्स के लिए, दोनों सेम मोल्स के लिए होना चाहिए। अगर सीपी 2 मोल का है तो ये भी 2 ही मोल का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप सीपी को 2 मोल के लिए यूज कर रहे हैं और सीबी को 1 मोल के लिए यूज कर रहे हैं, कि वैसे नहीं करना है। या तो ऐसे कीजिए कि सभी को एक ही मोल के फॉर्म में लेके आइए, एन लिख दीजिए, या फिर सबको 1 मोल के लिए रिप्रेजेंट करके एन तक सिग्निफिकेंस खत्म कर दीजिए। तो सीपी को 1 मोल के लिए रिप्रेजेंट कीजिए, सीबी को 1 मोल के लिए लिखिए, एंड देन यू कैन कैलकुलेट। तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर फॉर 1 मोल। ओके, तो ये चीज भी याद रखनी है। कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे हो सकती है या फिर इक्वेशंस कुछ ऐसी हो सकती है। ये चीज ये, क्योंकि बात ये है कि जो आपका क्वेश्चन डालने वाला है वो देखना चाहता है कि क्या स्टूडेंट को पता है कि सीपी जो है वो एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, वो भी ध्यान में रखनी है। 2 मोल के लिए सीपी अलग है और 1 मोल की सीपी अलग है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। तो आइडियल गैस के लिए तो ये हो गया। अब हम 2-3 टर्मिनोलॉजीज और हैं जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, हमारे पास क्या था अभी, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू टी, तो 2 टी तो नीचे, एक बार बी लिख दीजिए, एक बार पी लिख दीजिए, कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे निकाल दिया। अब हमारे पास एक टर्म आता है अल्फा, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, अल्फा अल्फा है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर 1/2। ठीक है, कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है एट पर्टिकुलर वॉल्यूम। जैसे एक लोअर वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर चेंज किया तो क्या चेंज आएगा वॉल्यूम में, और एक हायर वॉल्यूम में टेम्परेचर चेंज किया तब वॉल्यूम में कैसा चेंज आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, पहले हमने एक लोअर वॉल्यूम में उसको लिया और टेम्परेचर बढ़ा के देखा कि इसके वॉल्यूम में क्या फर्क आ रहा है। फिर हमने सेम ऑब्जेक्ट लिया एक हायर वॉल्यूम में और फिर टेम्परेचर बढ़ा के देखा, फिर देखा कि इसके वॉल्यूम में किस तरह से फर्क होता है। तो ये हमने देखा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स। और एक रहता है हमारे पास कापा, जो कि बताता है हमें कंप्रेसिबिलिटी, वो हमें चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर बताता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर था तो एक नया टर्म है वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अब किसी एक यहाँ पर टर्म में नेगेटिव, अल्फा में या कापा में, और मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता था कि ये नेगेटिव अल्फा के साथ है या फिर ये नेगेटिव कापा के साथ। आई वॉज ऑलवेज कंफ्यूज इन दिस। तो इसमें आपको कैसे आप याद कर सकते हो, देखिए अब हमने यहाँ पर क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा के वॉल्यूम देख रहे हैं। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, तो इसलिए ये टर्म जो है वो पॉजिटिव में है, तो अल्फा पॉजिटिव। अगर कापा की बात करें तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा, यानी अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका न्यूमरेटर नेगेटिव में, इसका मतलब कापा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, पर हमको कापा की वैल्यू को पॉजिटिव में रखना है, इसीलिए यहाँ पर हम नेगेटिव लगाए। क्यों, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव बन जाएगी। इसको नेगेटिव बचाने के लिए हम नेगेटिव यहाँ ऑलरेडी लगा रहे हैं। तो जिस ध्यान रखना कि कापा में नेगेटिव है, जहां पर प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ने से तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें इसको यहाँ पर डालना है, तो हमें कॉम्प्लिकेट करना है अपनी इक्वेशन को। सबसे पहले देखिए डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, तो ये तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा। तो डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर भी अल्फा वी, तो ये तो पहले ही चला गया, टी इंटू अल्फा वी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब साहब हमको ये निकालना है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास तो है v बाई पी, यह है p बाई टी। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, 3 टर्म्स है, 3 ही कॉन्स्टेंट्स हैं, और 3 कॉन्स्टेंट्स के लिए हमारे पास एक रूल है जो कि कहते हैं साइक्लिक, तो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव भी किया है। तो क्या करेंगे, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। अब टेम्परेचर को ऊपर लेके जाइए, टेम्परेचर एक बार ऊपर ले गया और प्रेशर तो वापस नीचे आएगा, मतलब
एकदम से प्रेशर टेम्परेचर के साथ तो नहीं आएगा, तो वॉल्यूम रख देते हैं प्रेशर। अब हमने क्या चीज मिस कर दी, वॉल्यूम मिस कर दी, तो वॉल्यूम ऊपर ले जाइए। नीचे क्या मिस कर दिया, प्रेशर मिस कर दिया, टेम्परेचर दैट विल बी इक्वल टू माइनस। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें डेल पी बाई डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम को, तो अब हमारे पास देखिए डेल पी बाई डेल टी कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया, जो कि माइनस केवी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको लेके जाएं तो डेल पी बाई डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी माइनस कापा इनटू वॉल्यूम, और इनटू आ जाएगा हमारा डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर तो हमको पता है, हम अल्फा से निकाल सकते हैं। अल्फा क्या था, 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर था ना। हमें चाहिए डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल ही करना है। तो डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो जाएगा 1 बाई अल्फा वी। तो इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो अल्फा वी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1 बाई अल्फा वी, तो अल्फा वी ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा वी बाई कापा वी, तो दैट विल बी अल्फा बाई कापा, ओके, डीपी बाई टी टी, डेल पी बाई डेल टी। तो अल्फा बाई कापा है, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास आएगा टी इंटू अल्फा वी इंटू अल्फा बाय कापा। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज टी वी अल्फा स्क्वायर बाय कापा। तो ये हमारे पास हमने थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया है अपनी इक्वेशन को, सी पी माइनस सी बी, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेट इसलिए किया क्योंकि ये टर्म भी आती है, ठीक है। ये टर्म भी प्रूफ करने के लिए या तो आती है या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टू टी वी अल्फा स्क्वायर बाई कापा, मतलब पूछते हैं कि सी पी माइनस सी बी ये है, ये ट्रू है, ये नहीं, मतलब काफी अगर आपको मल्टीपल सिलेक्ट पूछना हो तो ये भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हमें पता होना चाहिए अल्फा क्या है, कापा क्या है, ठीक है। और अल्फा के साथ नेगेटिव नहीं आता, कापा के साथ नेगेटिव आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी, मैथमेटिक्स थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो पीवी जो है वो कांस्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि जो पीवी है क्या वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी कांस्टेंट है या नहीं, या फिर कुछ और पैरामीटर आएगा और फिर हम इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे कि पीवी जो है वो किस तरह से वेरी करेगा। तो वी आर एट द एंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हमें थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा अभी और करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे।